हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। सो स्टूडेंट, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 9। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द जेईई और नीट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या, या स्पेक्ट्रा बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। बेसिकली सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है या फिर किसी सोर्स से, जो भी आप सोर्स लो, उससे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी उसको आप सैंपल पे मारोगे, और उससे जो भी रेडिएशन बाहर निकलेंगी उनको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से रीड करोगे, और वो आपको एक स्पेक्ट्रा देगा जिसको आप क्या करोगे, डीकोड करोगे, और आप पता लगाओगे कि सैंपल क्या था। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर ये सैंपल आपका एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा आएगा वो आपका आएगा लाइन स्पेक्ट्रा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्पेक्ट्रा निकालोगे, जिसमें आप सैंपल डालोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उस पर मार के आप स्पेक्ट्रा निकालोगे, और उसके बाद उसको डीकोड करोगे आप थ्रू योर एनालिटिकल स्किल्स कि आपका वो सैंपल क्या हो सकता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये दो तरह की है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या है, आपने रेडिएशन मारी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल पे मारोगे, और उसमें क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, राइट। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहूँगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएंगे। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, जो आपका एक्साइटेड स्टेट है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। इस केस को कहता हूं मैं इमिशन, यानी कि, और इससे जो भी स्पेक्ट्रा आएगा उसको कहूंगा इमिशन स्पेक्ट्रा। और आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है भैया? ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड हो, और तीनों की तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो, आपकी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। आपकी ये जो रेडिएशन है ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं अनलाइक साउंड वेव्स, राइट। और ये जब मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो मैटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका दो तरीके का होता है, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन। नेचर के बेस पे अगर मैं बात करूं तो ये दो तरह का होगा, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट आपका दो तरह का होगा, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, दो तीन वेवलेंथ आपकी एक साथ मर्ज होंगे। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आपका सारी की सारी वेवलेंथ एक दूसरे में मर्ज होती चली जाएंगी, जैसे कि आपका विवग्योर। बैंड में क्या होगा, आपकी दो तीन वेवलेंथ मर्ज होंगी, फिर दो तीन वेवलेंथ मर्ज होगी और एक गैप आएगा, फिर दो तीन वेवलेंथ मर्ज होगी, फिर गैप आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का होगा। लाइन स्पेक्ट्रम में एक वेवलेंथ आएगी और दूसरी वेवलेंथ आएगी, तो लाइंस आएंगी, ना कि जो वेवलेंथ है वो आपस में मर्ज होंगी। कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करूं तो ये दो तरीके का होगा, जिसके बारे में हमने भी बात की थी, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इमिशन। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है, एक इमिशन और एक एब्जॉर्प्शन, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सोर्स आर इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म and are separated into different wavelength and obtained on a photographic plate। तो बेसिकली मतलब क्या है कि आपने एक सोर्स ले रखा है, यानी मैटर ले रखा है, मैटर को आपने ऑलरेडी एक्साइट कर रखा है, उसकी एनर्जी हाई कर रखी है, और इससे रेडिएशन निकल रही है, और उस रेडिएशन को आपने किस पे मारा, प्रिज्म पे मारा, राइट। और ये सेपरेट हो गया इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, कुछ इस तरीके से। और इसको जब मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे लेता हूँ तो जो भी फोटोग्राफ या फिर जो भी, उसको स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं, जो भी स्पेक्ट्रा आता है उसको मैं क्या कहता हूं भैया, इमिशन स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि मैटर से रेडिएशन निकल रही थी। अब मैटर को यहां पे हम सोर्स बोल रहे हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये दो तरीके का हो सकता है, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस। दोनों ही तरीके का पॉसिबल है, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्टिन्यूस इमिशन और फिर डिसकॉन्टिन्यूस इमिशन। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूस इमिशन की। सो कॉन्टिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा, देयर आर नो गैप्स बिटवीन वेरियस वेवलेंथ, वन वेवलेंथ मर्जेस इनटू अदर, जस्ट लाइक विवग्योर। आपने सन से जो भी लाइट आ रही है, राइट, उस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ही आती है, उसको आपने स्लिट से पास कराया और फिर प्रिज्म से पास कराया, और प्रिज्म से पास कराने के बाद वो सारी अलग अलग वेवलेंथ में क्या हो गया, आपका स्प्लिट हो गया, और उससे जो स्पेक्ट्रा बना उसको क्या कहूँगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये आप नेचर में भी देखते हो, सन से जो लाइट आती है
वो जब वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में, जो भी एक वेवलेंथ है आपकी, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और वही हमें कैसा दिखता है, विवग्योर की फॉर्म में दिखता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म का ही काम करता है। अब ये जो प्रिज्म है ये वाइट लाइट को डिफरेंट डिफरेंट लाइट में क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसको ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसको कम। तो वायलेट सबसे ऊपर आता है, फिर इंडिगो, फिर तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। तो रेड सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ से, अगर ये पाथ है तो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो उस वजह से ही आपका ये विवग्योर यानी आपका ये स्पेक्ट्रा आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइट, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। फिंगरप्रिंट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो हमें पहचानने में हेल्प करते हैं, वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रा जो है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो एलिमेंट को पहचानने में हेल्प करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दिस सर्टेन वेवलेंथ गो मिसिंग फ्रॉम अ ग्रुप एंड दैट लीव्स डार्क स्पेसेस in between giving discontinuity to the spectrum. It is also known as fingerprint of an element. आप यहाँ देख सकते हैं ये सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रा है, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। सभी का स्पेक्ट्रा चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ऊपर एब्जॉर्प्शन है, नीचे आपका इमिशन है, ऊपर एब्जॉर्प्शन है, नीचे इमिशन, ऊपर एब्जॉर्प्शन है, नीचे इमिशन है, एब्जॉर्प्शन इमिशन, राइट। तो ये सभी का अलग अलग आ रहा है, यानी सबका यूनिक है, और यूनिक होने की वजह से क्या है, इसको मैं फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकता हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन में कुछ ही ब्लैक लाइंस हैं, यानी कि पूरा आ रहा है, पर कुछ लाइन जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इस वजह से ये ज़्यादातर कलर्ड आएगा और कुछ लाइन ब्लैंक होंगी। पर इमिशन के केस में क्या है कि कुछ ही लाइन सैंपल छोड़ पा रहा है, तो कुछ ही लाइन क्या आएंगी आपकी, कलर्ड आएंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो एब्जॉर्प्शन में ज़्यादातर कलरफुल आएंगे रीजन, और इमिशन में ज़्यादातर ब्लैंक स्पेसेस या डार्क स्पेसेस आएंगे, राइट। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि हम इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा को हम फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा को। मान लो आपने एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया, इसको आपने एनर्जी देनी चालू की, और ये क्या हो गया भैया, इसको चाहे हॉट कह लो या कह लो एक्साइटेड। अब बेसिकली अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्साइट कर रही है। अब इसका मतलब क्या है, हमने बात की थी एनर्जी की, जो एनर्जी है वो है आपकी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो E1 एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर हाइड्रोजन एटम। E2 एनर्जी कितनी आ जाएगी जी, वो आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही E3 कितनी आ जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही E4 कितनी आ जाएगी हमारी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। तो जो ये एटम है इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं इस एटम के, यानी हाइड्रोजन के बारे में हमने बात किया था, उनमें गैप्स है। क्या पहले की एनर्जी है -13.6, दूसरे की है -3.4, तीसरे की है -1.51 एंड चौथे की हमारी -0.85। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये N1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी को हमने क्वांटाइजेशन का नाम भी दिया था। क्वांटाइजेशन मतलब सिर्फ यही एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी, इसको जैसे ही एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही है तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा। अब उसको मैंने एनर्जी दी तो वो एक्साइट हो जाएगा, चाहे तो वो सेकंड में चला जाए, चाहे तो वो थर्ड में चला जाए, चाहे तो वो फोर्थ में चला जाए। इसको कहते हैं एक्साइटेशन। मैंने बाहर से एनर्जी दी, उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी, या तो इतनी ले ली या फिर इतनी ले ली, तो वो 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 1 में जा सकता है। तो अब ये जो सैंपल है आपका जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, एक्साइट हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, राइट, 5 में हो, 6 में हो, एक्साइटेड स्टेट में होगा। और वहां से ये वापस आएगा, तो वहां से ये वापस आएगा तो क्या करेगा, 5 से 4 में आ सकता है, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, ऐसे आ सकता है। या तो 5 से डायरेक्ट 3 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए, या फिर 5 से डायरेक्ट 4 में आ जाए, 2 में आ जाए और फिर 1 में आ जाए। तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, और उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी के कोरिस्पॉन्डिंग हमारी वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ की लाइन मेरे को इस डिटेक्टर पे मिल जाएगी। अब कौन कौन सी लाइन पॉसिबल है, जो ये एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, जो एनर्जी गैप इन लाइंस के बीच में है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये ज़्यादा तो नहीं होंगी, तो ज़्यादा नहीं होंगी तो ज़्यादा लाइंस भी नहीं आएंगी,
आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इसीलिए गिनी चुनी लाइंस ही आपको दिखती हैं। किस पे? इमिशन स्पेक्ट्रा पे, इमिशन डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पे, या फिर कहूं लाइन स्पेक्ट्रा पे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे। तो हो क्या रहा है भैया, आपका राइट आपके सैंपल को एक्साइट किया हुआ है, उसकी जो वेवलेंथ आ रही है उसको स्लिट से पास कराया, स्लिट से पास कराने के बाद प्रिज्म से पास कराया, और प्रिज्म ने क्या करा, इन सभी वेवलेंथ को स्प्लिट कर दिया, जो भी स्प्लिट एक साथ आ रही थी। और हमने देखा एक 450 पे आ रही है, एक 650 पे आ रही है। तो ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही होगी, किसी पर्टिकुलर हमने क्या करा, रेफरेंस में जाके देखा, हमने डाटाबेस में जाके देखा कि किससे मैच कर रहा है, तो हमें पता चल गया कौन सा एलिमेंट ये था। तो हमने लाइन स्पेक्ट्रा को एज अ फिंगरप्रिंट की तरह काम कर लिया, यानी फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर लिया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। इसमें होता क्या है, अ व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस एंड देन एनालाइज्ड। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सम डार्क लाइंस इन द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलिए समझते हैं, आपने व्हाइट लाइट मारी और उस जो भी सैंपल पे मारी उसने कुछ लाइंस, कुछ जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर ली होगी, किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो भी एनर्जी गैप उसके उसमें रहा होगा, राइट उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और बाकी सारी जो व्हाइट लाइट थी वो हमने स्लिट से पास होने दी, और स्लिट से पास होते हुए वो प्रिज्म से क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और उसको डिटेक्टर पे ले लिया, और कुछ ऐसा सा आया। इसमें कुछ इस पूरे कॉन्टिन्यूस में जो सारी की सारी व्हाइट लाइट, अगर सिर्फ व्हाइट लाइट देता तो पूरा कॉन्टिन्यूस आता जैसे विग्योर, बट अब इसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, तो कुछ लाइंस क्या हो जाएंगी, आपकी मिस हो जाएंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको कहते हैं आपका क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है, कि कौन सी वेवलेंथ मिस होगी, कौन सी वेवलेंथ आएगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो ये क्या होता है, ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड ऑल अदर ऑर्बिट्स आर प्लेस्ड अबव दिस, यानी n इज इक्वल टू 1 को सबसे नीचे रखूंगा और बाकी सबको ऊपर ले जाता जाऊंगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। द गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द ऑर्बिट। जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस इन दोनों ऑर्बिट के बीच में होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये जो पहला वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड द नेक्स्ट वन इज हीलियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये कैसे निकाला हमने, एनर्जी की वैल्यू पता है, विच इज -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। Z की वैल्यू फॉर हीलियम इज 2 एंड Z की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज 1, दिस इज फिक्स्ड। एंड N की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो उसके हिसाब से आपकी एनर्जी की वैल्यू आती जा रही है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आप देखेंगे भाई N इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी ये है, फिर 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है एंड 6 के लिए ये है, और N इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए क्या है, 0 है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में था और वो एक्साइट होकर ऊपर, अगर उन्हें एनर्जी अब्जॉर्ब करी तो वो ऊपर जाएगा, और वापस आएगा तो वो नीचे आएगा। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो गायब होगी आपके स्पेक्ट्रा से, इसको कहूँगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट। और अगर इमिट करके जो इमिशन वाली लाइन अगर मुझे चाहिए तो इमिट करके नीचे आ रहा है तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग लाइन आएगी सिर्फ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और क्योंकि एनर्जी यही लूज कर सकता है, सिर्फ यही अमाउंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो मेरे को आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, फोटोग्राफ में दिख जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ जा सकता था, तो ये वाली एनर्जी गैप को क्या कर देगा, ये वाले लैम्डा को गायब कर देगा, राइट। ऐसे ही ये वाले 1 से 4 में चला गया या 2 से 5 में चला गया, इस तरीके से होगा, तो उस वाले लैम्डा को क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे गायब कर देगा। बाकी सभी लाइन दिखेंगी, बस ये वाला एब्जॉर्प्शन वाला मुझे नहीं दिखेगा। और इमिशन के केस में क्या होगा, अगर मुझे सिर्फ इसी सैंपल का इमिशन चाहिए तो इस सैंपल से जो रेडिएशन इमिट हो रही होगी उसको मैं स्क्रीन पे लूंगा, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर एनर्जी ही छोड़ सकता है, जो भी 2 स्टेट्स के एनर्जी गैप के बराबर होगी, राइट। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग मुझे लैम्डा दिखेगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो ऐसा सा कुछ होगा। तो अब हाइड्रोजन के केस में जो गैप है वो हीलियम के केस में नहीं है। देखिए पहला गैप जो इसमें आ रहा है वो 10 के करीब आ रहा है, और इसके में जो आ रहा है वो आएगा 40 के अराउंड आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इसका गैप और इसका गैप अलग है, तो इस लैम्डा जो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो अलग होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो अलग होगा। तो इसका लैम्डा अलग होगा, इसका लैम्डा अलग होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एलिमेंट कौन सा था। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यही एक गेम है, इसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे जी, डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी लाइन स्पेक्ट्रा के थ्रू डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे लिए हमारे पास था। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जो भी लोवेस्ट एनर्जी पॉसिबल होगी एटम में वो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम और आयन।
n इज इक्वल टू 1 जनरली होता है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में ही तो बात करता है हमारा बोर एटम। तो हाइड्रोजन में भी एक है, हीलियम पॉजिटिव में भी एक है, लिथियम 2 पॉजिटिव में भी एक है, तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, यानी n इज इक्वल टू 1 में होगा, राइट। हाइड्रोजन की उसकी अगर एनर्जी की बात करूँ तो हाइड्रोजन के केस में एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव की बात करूँ जो अभी हमने देखा था वो क्या थी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कैसे निकाल सकते हो आप, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 रखिए और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन में 1 रखिए और हीलियम में 2 रखिए, आपको यही वैल्यू निकलती हुई आ जाएंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज आर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से जो भी ऊपर वाली स्टेट होंगी वो सभी क्या है एक्साइटेड स्टेट। द स्टेट ऑफ एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी क्या एक्साइटेड स्टेट, राइट। N2 को बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड, क्योंकि N1 से N2 पे ही जाएगा ना हमारा सबसे पहले, तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड। N3 को बोलूंगा सेकंड, N4 को बोलूंगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और N+1 हमेशा क्या होगी, nth एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली नेक्स्ट इज आर आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम और आयन। सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी एनर्जी स्टेट में अगर मान लीजिए N1 में हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसकी कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, इस नेगेटिव एनर्जी को जब मैं जीरो कर दूंगा यानी कि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, और इस स्टेट तक मुझे लाने में जो भी एनर्जी लगेगी उसी को मैं क्या कहूँगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। जनरली जीरो एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट स्टेट की है, तो हमारा जो कहाँ से लेके जा रहा हूँ, 1 से लेके इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, तो ई इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस E1 की एनर्जी, ये क्या होगी मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मान लीजिए 2 में पड़ा था, 2 ग्राउंड स्टेट था, फिर मैं कहाँ लेके जाऊंगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में, तो फाइनल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इनिशियल क्या हो जाएगा 2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, 13.6। क्यों, क्योंकि इसके E1 की एनर्जी है -13.6 और E इन्फिनिटी की एनर्जी है 0, तो E इन्फिनिटी माइनस E1 क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस ऑफ 13.6 इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऐसे ही अगर मैं हीलियम की निकालूं, हीलियम पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालूं तो दिस इज E इन्फिनिटी माइनस E1। E इन्फिनिटी कितना है, 0 माइनस ऑफ E1 की एनर्जी हमने भी बात की थी 54.4 माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ऐसे ही आप हीलियम की, आप लिथियम की और हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना, दिस इज एक्साइटेड, दिस इज एक्साइटेड, दिस इज एक्साइटेड, दिस इज एक्साइटेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड डी एक्साइटेशन मींस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लेके आना। वो कैसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, एक एक करके आ सकता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट्स में ही जा रहा है ये, वन फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। चलिए लेट इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1, राइट। N2 जो है हायर एनर्जी लेवल है और N1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रांजिशन ले रहा है ये ऊपर से नीचे। कोई भी हो सकता है, 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 एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी नो दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट, यानी कि एक्साइट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डी एक्साइट होगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट इज, ये होगा डेल्टा ई, दिस इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि फाइनल जिसमें जा रहा है, यानी N1 से N2 में जा रहा है सपोज, तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो अब जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या था, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। इफ इट इज फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसी को मैं क्या मान रहा हूँ, RH मान रहा हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो RH इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा मेरा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RH बाई NF का स्क्वायर माइनस ई आई क्या हो जाएगा, माइनस RH बाई NI का स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ से मैं RH कॉमन ले लूँगा, RH मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 बाई NI का स्क्वायर माइनस 1 बाई NF का स्क्वायर, माइनस अगर मैं अंदर ले लूँ तो, और ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा इन जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगर मैं 13.6 को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा जूल में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने डेल्टा ई निकाला, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल क्या है मेरा, माइनस RH बाई NF का स्क्वायर फाइनल वाले स्टेट का, माइनस ऑफ RH बाई NI का स्क्वायर। यहाँ से आप RH कॉमन ले सकते हो, RH कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा जी, 1 बाई NI का स्क्वायर माइनस 1 बाई NF का स्क्वायर। माइनस को भी आप क्या कर लोगे, अंदर ले लोगे। और अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो तो आ जाएगा माइनस 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सॉरी RH इज 13.6 राइट, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाय 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर राइट। और इसको अगर जूल में निकालो तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻⁻18 जूल पर एटम, 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। दिस इज डेल्टा ई, और डेल्टा इज नथिंग बट hc बाय लैम्डा। इस एनर्जी डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक लैम्डा होगा राइट। और इसको कैसे निकाल सकता हूँ, 1/λ डेल्टा ई बाय hc इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, h और c से। तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 जूल पर, सॉरी नाउ दिस इज नॉट इन जूल, 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। एंड ये जो लैम्डा होता है ये मीटर होता है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर इनवर्स में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/λ विच इज इक्वल टू 109,677 पॉइंट इंटू 10⁻7 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर मीटर इनवर्स। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालूँ तो आ जाएगा 109,677 इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर इन सेंटीमीटर इनवर्स। और 1/λ क्या है, नथिंग बट वेव नंबर, तो ये वेव नंबर का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम राइट, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या थी, 1 थी। बट अगर मैं जेड की वैल्यू को भी इंक्लूड करना चाहूँ और हर एटम के लिए निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी वैल्यू, वो कुछ आ जाएगी आपकी, वेव नंबर इज इक्वल टू 109,677 इंटू जेड स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हम किसी भी ट्रांजिशन के लिए वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर निकल जाएगा तो लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा तो एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी तो आपका, सॉरी एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा, एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या फिर लैम्डा से भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे आप डायरेक्ट। ये आप चारों चीजें निकाल सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन के लिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट ने इस लाइन स्पेक्ट्रा पे क्या किया, स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि अगर किसी भी अपर एनर्जी लेवल से, मान लीजिए एक्स से, किसी भी एक्स एनर्जी स्टेट से आपका n इज इक्वल टू 1 में आता है, उन सभी को किसने डिस्कस किया, लाइमन ने डिस्कस किया, तो वो लाइमन सीरीज में आ गए। अगर किसी अपर स्टेट से, अपर मतलब 5, 6, 7 एंड सो ऑन वट एवर 3, 4 राइट, इनसे अगर n2 पे आता है तो उसको किस में डिस्कस करूंगा, वो बार्मर सीरीज होंगी। ऐसे ही अगर n3 में आ रहा है किसी भी अपर से तो उसको क्या कहूँगा, पार्शन सीरीज। अपर से अगर n4 में आ रहा है तो ब्रैकेट, अपर से अगर 5 में आ रहा है तो पी फंड राइट, और n6 में आ रहा है तो अपर से, तो उसको क्या कहूँगा, हमफ्री सीरीज कहूँगा। और इन सभी लाइंस को सब साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, इन पे रिसर्च किया, और इनसे हमने एलिमेंट को पहचानने की भी कोशिश की। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लाइमन सीरीज है ये सारी की सारी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। जो बाल्मर वाली है वो हमारी विजिबल में आती है, यानी कि कोई भी अपर से अगर मेरा n2 पे आएगा तो सभी बाल्मर विजिबल रीजन में आएंगी राइट, यानी कि 400 से 750 नैनोमीटर इनवर्स उनका वेवलेंथ आएगा राइट। और जो n4 वाली, 5 वाली, 3 वाली यानी पार्शन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्प्री, ये सभी आपकी IR में आएंगी, IR रीजन में आएंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो 1 बाय 1 चलिए सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लाइमन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बार्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज का वेव नंबर यानी 1/λ क्या होगा हमारा, RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, ये हो जाएगा हमारा वेव नंबर राइट। फर्स्ट लाइन क्या होगी, अच्छा इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन इस तरीके से सवाल बहुत आते हैं। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या होगी, 2 से 1, सेकंड लाइन क्या होगी, 3 से 1 राइट। ऐसा नहीं कि 3 से 2 हमारी सेकंड लाइन होगी, 3 से 2 हमारी बाल्मर की फर्स्ट लाइन होगी, क्योंकि n2 में आ रहा है ना, तो 2 वाला तो हमेशा बाल्मर होगा, 1 वाला हमेशा क्या होगा, लाइमन होगा। तो 2 से 1 आ रहा है तो हमारा लाइमन है, 3 से 1 आ रहा है तो हमारा लाइमन है, 4 से 1 आ रहा है तो हमारा लाइमन है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है, और ये हमारी थर्ड लाइन है किसकी, लाइमन सीरीज की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा राइट। एनर्जी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाइमन का रहेगा। और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ कुछ रहेगा इसका 12,400 बाय 13.6 एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं, या फिर मैक्सिमम जो रहेगा वो 12,400 बाय 10.2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब ये लॉन्गेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन बहुत पूछता है, तो लॉन्गेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब क्या है। लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब एनर्जी सबसे छोटी होगी। तो अगर एनर्जी जो पहली लाइन होगी वही हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगी,
और लॉन्गेस्ट लाइन भी होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी हाईएस्ट। तो एनर्जी हाई कब होगी? जब एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा, तो वो इन्फिनिटी वाला होगा। एन इन्फिनिटी से अगर लाइमन के बारे में बात करूँ तो 1, एन इन्फिनिटी से अगर बाल्मर के बारे में बात करूँ तो N2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सिमिलरली हम बाल्मर के लिए निकाल सकते हैं, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफन। तो बाल्मर क्या है? N2 में आ रहा है, एन कहीं से भी आ सकता है, 5, 6, 7, 3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड सो ऑन। पार्शन में किस में आएगा? N3 में आएगा, कहीं से भी आ सकता है, 5, 6, 7, 4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, 4 भी आ सकता है। ठीक है, ब्रैकेट की बात करूँ तो एन किस में हो जाएगा हमारा? 5, 6, 7, N4 में आ रहा है। क्या 2 से आ सकता है? नहीं। क्या 3 से आ सकता है? नहीं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। और पीफन में क्या होगा? N5 में आएगा। और ऐसे ही हमफ्री में क्या होगा? N6 में आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इसकी फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो होगी 3 से 2। अगर इसकी सेकंड लाइन की बात करूँ तो वो होगी 4 से 2। इसकी थर्ड लाइन की बात करूँ तो क्या होगी? 5 से 2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पार्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये N3 में आ रहा है। तो इसकी अगर फर्स्ट लाइन की बात करूँ तो ये 4 से 3। अगर इसकी सेकंड लाइन की बात करूँ तो 5 से 3। अगर इसकी थर्ड लाइन की बात करूँ तो 6 से 3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसकी अगर ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन की बात करूँ तो N4 में आ रहा है, तो N5 से 4, N6 से 4 मेरी होगी सेकंड लाइन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इस तरीके से हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन निकाल सकते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लॉन्गेस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। वर्डिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। सो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी हमारी -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Z फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव इज 3 एंड N इज 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में ही होगा। तो -13.6 3²/1²। राइट, दिस इज द एनर्जी। और अब मेरे को ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे ले जाना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज E इनफाइनाइट माइनस E1, 1 में है ये। सो इनफाइनाइट पे 0 है, माइनस ऑफ 13.6 3²/1²। दिस इज द एनर्जी। तो ये हो जाएगी 13.6 इंटू 9 विच कम आउट टू बी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। हमें बतानी है कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन। हीलियम पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू 2 है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वो 1 में है। और सेकंड एक्साइटेशन मतलब N 1 से 2 और 2 से 3 में गया है, तो N इज इक्वल टू 3 होगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। सो जो एनर्जी हमें चाहिए डेल्टा E विच इज इक्वल टू E3 माइनस E2। आई होप आप E3 माइनस E1। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। So E3 is nothing but -13.6 Z is 2 का स्क्वायर y 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 Z is अगेन 2 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -13.6 4/9 प्लस 13.6 इंटू 4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से मैं 13.6 इंटू 4 को कॉमन ले लेता हूँ। इट कम्स आउट टू बी 1 - 1/9। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 47.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज गिवन बाय 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन A. Identify the sample, ionization energy of the sample, energy of photon required to cause the transition from second state to third excited state, and fourth, wavelength of the emitted photon when electron fall from first excited state to ground state। तो चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले A आया, आइडेंटिफाई द सैंपल। तो चलिए बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, सो इट इज़ नॉट हाइड्रोजन, सो वी डोंट नो अबाउट द Z। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो N इज इक्वल टू 3 एंड इसकी एनर्जी दे रखी है हमें 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले आइडेंटिफाई करना है सैंपल। तो एनर्जी आएगी हमारी वो आएगी -13.6 Z² ओवर 3 का स्क्वायर और ये वैल्यू हमें दे रखी है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम हेयर एंड इट विल कम आउट टू बी 13.5 Z²। ये 1.5 आ जाएगा आपका
सो एनर्जी एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दे रखी है. सो आइदर वी कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव और वी कैन टेक इट दिस एनर्जी एज नेगेटिव. सो इससे जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी. तो जेड विल कम आउट टू बी योर 3. सो दिस इज Li2 पॉजिटिव. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. तो चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल निकालना है हमें. वी नो दैट EI इज नथिंग बट E इन्फिनिटी माइनस E1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है इसकी E1 ही होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें. तो E इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0 माइनस ऑफ माइनस 13.6, क्योंकि लिथियम है तो 3 का स्क्वायर और n हमारा 1 है, तो यही वैल्यू आ जाएगी. विच कम आउट टू बी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. चलिए सी की तरफ मूव करते हैं. हमें बतानी है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कोज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो अगर मैं देखूं तो ये n1 है, ये 2, ये 3, ये 4. तो सेकंड स्टेट तो आपकी ये है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपकी थी ये वाली. सेकंड एक्साइटेड ये है और थर्ड एक्साइटेड ये है. तो n2 से n4 में आपका ट्रांजिशन हो रहा है. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. राइट. तो आपको बताना है ऐसा कौन सा फोटोन है जो ये ट्रांजिशन करा सकता है. तो हमें बेसिकली डेल्टा ई निकालना है विच इज़ E4 माइनस E2, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा माइनस 13.6. जेड इज़ 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ माइनस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर ओवर 2 दूनी 4. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको. राइट. तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ जाते हैं. डी में हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट. तो बहुत बढ़िया. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 है और ग्राउंड स्टेट हमारा 1 है. सो 2 से 1 में आ रहा है. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. तो डेल्टा ई ऐसे ले सकते हैं आप चाहे तो E1 माइनस E2, नो इशू. एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालनी है. ये आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, और n पहले में क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और सैंपल मेरा क्या है लिथियम है तो 3 का स्क्वायर. राइट. माइनस ऑफ माइनस 13.6 ये आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर बाय 4. इसको सॉल्व करेंगे तो 10.2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, क्योंकि मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा हैज़ टू बी पॉजिटिव. तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका. एंड दिस विल कम आउट टू बी 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. अब इस वैल्यू से मुझे ये एनर्जी है डेल्टा ई, तो यहाँ से लैम्डा निकालना है तो HC बाई लैम्डा ऐसे निकाल सकते हैं. तो लैम्डा हो जाएगा हमारा HC बाई डेल्टा ई, और HC की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है 12,400, और ये 91.8 आपको दे रखा है. तो ये मेरे को लैम्डा मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंड दिस विल कम आउट टू बी 135.1 एंगस्ट्रॉम. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. हमें बता रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सेकंड लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन. तो इसमें आपको जेड की वैल्यू 2 यूज़ करनी है और सेकंड लाइन के लिए यूज़ करनी है. और बाल्मर सीरीज, बाल्मर लाइमन के बाद आता है तो N2 में जाएगा, कहीं से भी आए. तो फर्स्ट लाइन होगी N3 से 2 और सेकंड लाइन होगी N4 से 2. तो आपको इस ट्रांजिशन के लिए आपको वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है. आई होप आप सभी को सवाल क्लियर हो गया होगा. तो हमें पता है वेव नंबर इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर. ये आएगा RH जेड की वैल्यू इज़ 2 का स्क्वायर. N1 क्या है आपका, N1 इज़ 2 विच इज़ 4 आ जाएगा, माइनस N2 इज़ 4 तो 4 चौक 16. ये आपका आ जाएगा वेव नंबर. एंड दिस विल कम आउट टू बी RH4 15/64. ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका RH. तो वेव नंबर इज़ नथिंग बट 1 upon lambda. So from here lambda comes out to be 16/15R. I hope आप सभी को क्लियर होगा. तो चलिए एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं. इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम सैंपल, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व्ड. तो अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बात की थी. ये 1 मान लीजिए ग्राउंड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5th, 6th, 7th एंड 8. आपको कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन लेनी है. सेकंड 7th एक्साइटेड मीन्स n इज इक्वल टू 8 और सेकंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 2 पे.
तो और आपको बतानी है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ कितनी सकती है। तो हम देखते हैं, अगर मैं इसी में देखूं तो आप देखेंगे 8 से हम डायरेक्टली 2 में भी कूद सकते हैं, राइट। फिर 8 से आप 3 में जाइए और फिर 2 में चले जाइए। 8 से आप 4 में जाइए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप चले जाइए। 8 से आप 5 में जाइए, फिर स्टेप बाय स्टेप चले जाइए। फिर 8 से आप 6 में जाइए, फिर स्टेप बाय स्टेप चले जाइए, राइट। फिर 8 से आप 7th में जाइए और स्टेप बाय स्टेप आप चले जाइए। अब आप काउंट कर सकते हैं, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो जाएंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो आपकी टोटल 21 लाइन आएंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 ओवर 2। n2 क्या है आपका 8 है, 8 में से 2 गया, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 प्लस 1 बाय 2, ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा इंटू 7 बाय 2, 42 बाय 2 कम्स आउट टू 21। तो टोटल 21 डिफरेंट लाइन आपको शो होंगी। मैक्सिमम 21 लाइन, सॉरी 21 डिफरेंट नहीं, मैक्सिमम 21 लाइन आपको शो होंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आप इससे निकाल सकते हैं मैक्सिमम लाइन आपकी कितनी आएंगी इस फॉर्मूले से। और अगर किसी भी स्टेट से आप n इज इक्वल टू 1 में ला रहे हैं तो आपका मैक्सिमम लाइन का फॉर्मूला होगा n माइनस 1 बाय 2। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब ग्राउंड स्टेट यानी किसी भी x से आप 1 में ला रहे हैं, और ये फॉर्मूला आपका तब होगा जब कोई भी किसी से भी आप किसी में भी ला रहे हैं, n1 से n2 में ला रहे हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको हमारी वीडियोस की बहुत ज़रूरत है। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।